हेलो एवरीवन। आज आप सेकंड पार्ट देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसमें ये हाफ चैप्टर रह गया था। हाफ को मैंने कवर कर दिया है पार्ट ए में। अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, सो दैट आगे की जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। प्रमोटर साइट पे आपको पता है ऑलवेज आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करते हैं। एक जो हमारा डीएनए टेम्पलेट होता है ना, तो वो एक 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, तो दूसरा उसके अपोजिट होता है 3 to 5 डायरेक्शन में। थर्ड एंड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो अपस्ट्रीम पे क्या लगा होता है प्रमोटर, और डाउनस्ट्रीम पे लगा होता है लेफ्ट साइड में होती है डाउनस्ट्रीम, जहाँ पे टर्मिनेटर होता है, और बीच में ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका जो डायग्राम ही लर्न करना है। ये आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है कि आपको जो है वो कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग ही बताना है कि फिफ्थ एंड पे जो है वो प्रमोटर लगा होता है। ठीक है, और थर्ड एंड पे जो है वो कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग जो है वो थर्ड एंड पे हमारा टर्मिनेटर होता है, बीच में हमारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है ऑलवेज कैसे होते हैं, 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, और प्रमोटर रीजन पे कौन आगे बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होती है, बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि वैसे वो प्रोकैरियोट्स बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होता। सो आप देख पा रहे हैं दिस इज द डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है ना वो किस तरह से होती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन को कौन कराता है, प्रमोटर पे आके सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड करता है। देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाने के लिए एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। जैसे ही सिग्मा फैक्टर हमारे आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाता है, उसके बाद जो है हमारा इनिशिएशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देन एलोंगेशन प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन होता है। उसके बाद जैसे एलोंगेशन कंप्लीट हो जाती है तो टर्मिनेशन करवाने के लिए एक और फैक्टर आता है जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर आके मतलब वो बताता है कि अच्छा अब कंप्लीट आपकी एलोंगेशन हो गई है। ठीक है, तो अब जो है ये स्टैंड बन गया है, इसको स्टॉपेज की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वहाँ पे आता है हमारा रो फैक्टर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आपने देखा ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होती है। सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है तो इनिशिएशन होती है, स्टार्टिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन की। देन एलोंगेशन जब कंप्लीट हो जाती है तब आता है हमारा रो फैक्टर, ताकि कंप्लीट ताकि उस ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर सके। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जो हमारा यूकैरियोट्स है ना, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, क्योंकि हमारे आपको पता है 50% जीन का तो हमें फंक्शन तक नहीं पता अभी तक। तो हमारे जो स्टैंड है ना उन सब पे क्या किस अल्टरनेट मैनर में क्या होते हैं, एक्सोन इंट्रॉन इस तरह से लगे होते हैं। एक्सोन जो होता है वो हमारा फंक्शनल पार्ट होता है जिसका फंक्शन हमें पता होता है। इंट्रॉन नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। इसी तरह से एक्सोन इंट्रॉन जो है वो एक स्टैंड बना होता है। ठीक है, आरएनए आपको पता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये हेट्रोजीनियस आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है जब इसके साथ इंट्रॉन लगे होते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। मतलब अगर ट्रांसक्रिप्शन करवानी है ना तो आपको क्या करना पड़ता है, 5 कैपिंग करनी पड़ती है। 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आप कैपिंग करते हो। ठीक है, इस कैपिंग करने से मतलब इस स्ट्रैंड को मिल गई एनर्जी। ठीक है, अब इन लेकिन ये फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इसलिए इंट्रोन को हटाना पड़ेगा। तो इंट्रोन को रिमूव करने के लिए हम पॉली ए टेलिंग कर देते हैं, जिससे ये इंट्रोन जो है स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाकर निकल जाते हैं स्ट्रैंड से ऑटोमेटिकली। और इस तरह से हमारा सिर्फ एक कोडिंग स्टैंड रह जाता है 5 to 3 डायरेक्शन में, जिसमें सिर्फ एक्सोन वाली सीक्वेंस होती है। ठीक है, 7 मिथाइल गुआनोसिन जो है वो एजिक जो है वो लगा रहता है। समझ में आ गया। और ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो किस तरह से जो है वो आपका 5 कैपिंग की। देन इंट्रोन आप देख पा रहे हो ना, एक्सोन इंट्रोन। इंट्रोन जो होता है आपका नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। देन स्प्लियोसोम बना के आरएनए की स्प्लाइसिंग कर दिए जाते हैं, मतलब आरएनए को बीच में से कट कर दिया जाता है ये चक्कर से बना के। ठीक है, मतलब पोली टेलिंग करके देन आफ्टर आपकी सिर्फ एक कोडिंग सीक्वेंस ही बच जाती है मैसेंजर आरएनए की। बहुत ही सिंपल था। अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड को समझने से पहले आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में आपको क्या देख पा रहे हैं, 3 कोडोन नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं ना, यू यू यू। मतलब ये कोई ए कोडोन जो है कोई किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बना रहा है। ठीक है, तो आप इनमें देखो कि इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है और ना ही आप इनको इंटरचेंजेबल कर सकते। ये यूनिवर्सल है, इसी तरह से ये चार्ट जो है वो बना है। टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 60 कोडोन है, जिसमें से 3 जो है वो नॉन सेंस कोडोन है,
स्टॉप कोडोन है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ना 1 2 और 3, UAA UG, ठीक है, UAG और UGA, ठीक है, 3 स्टॉप कोडोन है, बाकी 61 जो है वो आपके फंक्शनल कोडोन है। वैसे टोटल 64 थे, लेकिन 3 आपको पता है नॉनसेंस कोडोन है, मतलब स्टॉप कोडोन है, अगर वो आ जाते हैं तो स्टॉप हो जाती है कोई भी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है, ठीक है। जेनेटिक कोड के मेन फंक्शन क्या है, ट्रिपलेट इन नेचर। अभी आपने चार्ट में देखा ना, जो कोड है वो हमेशा 3 होंगे, पेयर में 3 का पेयर होगा, ठीक है, मतलब ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं, यूनिवर्सल होंगे, नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करते, अपनी जगह चेंज नहीं करते, कोमालेस इनके बीच में कोई कोमा नहीं होता, नॉन एम्बिग्यूअस होता है, ए कोडोन कोड एटलीस्ट 1 को तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा किसी दूसरे को भी कर सकता है, लेकिन 1 कोडोन कोड 1 अमीनो एसिड को तो जरूर कर गया है। डीजेनरेसी होती है जेनेटिक कोड की, अमीनो एसिड कोड बाय मोर देन 1 कोडोन से भी कई बार जो है वो कोड होता है, ठीक है। ये फंक्शन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मतलब फीचर्स इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड लर्न, ओके। AUG ये एक मिथुनिन के लिए भी कोड करता है, इसके अलावा एक स्टार्टिंग कोडोन भी है, तो इसको आप याद रखेंगे। और 3 जो है ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये स्टॉप कोडोन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, UAA UAG UGA, मैंने तो इस तरह से याद किया था, उल्टा आया, ठीक है, बीच में दो, ऊपर दोनों कोडोन में ए तो कॉमन है, उल्टा आया, उल्टा गया, उल्टा आया, ठीक है, मैंने इस तरह से याद किया, बाकी आप जो भी ट्रिक लगाना चाहें अपनी आप लगा सकते हो, ठीक है। दोनों कोडोन में फर्स्ट जो स्टॉप कोडोन है ना, दोनों में आप देख पा रहे हो ए तो कॉमन है बीच में, इसमें यू को उल्टा आया, उल्टा गया एंड उल्टा आया, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। और AUG तो याद रखना बहुत ही सिंपल है, एक तो स्टार्टिंग कोडोन है, इसके अलावा ये मिथुनिन को लिए भी कोड करता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, किस तरह से होती है, प्रोटीन कैसे बनता है। सबसे पहले DNA से RNA के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, देन RNA से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन जब सिंथेसिस होती है तो एक्टिवेशन होता है, सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होते हैं। किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, जब उनको एनर्जी मिल जाती है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एनर्जी मिलते ही वो एंजाइम के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अमीनो असाइल EMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देन इस कॉम्प्लेक्स के साथ ट्रांसफर RNA आता है, चार्जिंग ट्रांसफर RNA चार्ज होता है इस कॉम्प्लेक्स से, अमीनो असाइल EMP जो यहाँ पे बना था ना, वो इसके साथ फिर हमारा ट्रांसफर RNA बाइंड होके क्या बनाता है, अमीनो असाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसके बाद क्या होता है, ये देखो यहाँ पे राइबोसोम के आपको पता है एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, जो ये मैसेंजर RNA है आपका, बीच में आप देख पा रहे हैं मैसेंजर RNA, जहाँ पे 3 कोडोन लगे हुए हैं, AUG मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट कोडोन है। सबसे पहले अमीनो एसिड जो है वो P साइड पे आता है, AA, ठीक है, और यहाँ पे P पे ही इलोंगेशन होती है किसी भी अमीनो एसिड चेन की, ठीक है। सो इसमें 3 स्टेप होते हैं, 1 बाय 1 हम देखेंगे। इनिशिएशन करवाने के लिए हमारा जो सबसे पहले कोडोन आता है AUG से स्टार्टिंग होती है, इसकी 3 साइट होती है, ठीक है, हमारी लार्ज सब यूनिट जो राइबोसोम की है EPA, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। लेकिन इसके बाद जो भी अमीनो एसिड आएगा सबसे पहले ए के पास आएगा, देन वो ट्रांसफर होता जाएगा P के पास, और इस तरह से एक चेन जो है एलोंगेशन चेन बनती जाएगी, ठीक है। देन आप देख पा रहे हो क्या हुआ, सेकेंड अमीनो एसिड आया AA2, कहाँ पे आके बाइंड हुआ है, ए साइड पे, ठीक है। इसी तरह से वो ये जो ए वाला है ना वो शिफ्ट होता जाएगा आगे, ए के बाद फिर वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता जाएगा किसके साथ, AA2 जो कि ए के पास आया था, है ना, इसके साथ जुड़ता जाएगा, और इस तरह से जो है वो मतलब ट्रांसलोकेशन का मतलब इनकी जो अमीनो एसिड की जो शिफ्टिंग होती जाएगी थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, और पी पे ही इलोंगेट करते हैं ये, ठीक है। एलोंगेशन की जो चेन बनेगी वो पी पे ही बनेगी, लेकिन उसके बाद जितने भी अमीनो एसिड वो ए साइड पे आएंगे। लेकिन जैसे सपोज को ये अमीनो एसिड था जो 5 मतलब अमीनो एसिड की चेन थी, अब ये स्टॉप हो गया, मतलब 5 के बाद कोई और अमीनो एसिड वो अपने साथ उसको ज्वाइन नहीं कर सकता, तो इसलिए ए साइड पे क्या आ गए हमारे स्टॉप कोडॉन आ गए AUAA, आप देख पा रहे हो ना, उल्टा आया, ये आ गया स्टॉप कोडॉन। ये नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, ये आते ही हमारी जो है जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ना वो स्टॉप हो जाता है। क्लियर है,
जैसा कि एनसीईआरटी का डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, ट्रांसफर आरएनए क्या लेके आते हैं, इसके पास एंटीकोडोन लगे होते हैं, ठीक है, जैसे कि वैलिन को लेके आ रहा है और ये लॉन्ग चेन के पी साइड पे जो है ये लॉन्ग चेन बन रही है, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रायोसिन, इस तरह से, ठीक है। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडोन को लेके आता है, ठीक है। राइबोसोम की 2 यूनिट लगी हुई है, मैसेंजर आरएनए है जहाँ पे ऑलरेडी कोडोन लगे हुए हैं। देन ट्रांसफर आरएनए अगर स्टॉप कोडोन को लेके आएगा तो यहाँ पे जो है वो स्टॉप हो जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। सेम वही बात जो मैंने बताई है, ठीक है। जीन रेगुलेशन, जीन किस तरह से रेगुलेट होता है, लैक ऑपरन को बारे में हम स्टडी करते हैं। लैक ऑपरन बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, ये है पी साइड प्रमोटर, ये आई इंड्यूसिबल जीन है जो एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, और ये है, सॉरी, ये हमारा प्रमोटर साइट है, ठीक है। बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, ऑलवेज आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करेगा, ये ऑपरेटर है। अगर ऑपरेटर को किसी ने बंद कर दिया, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे आगे लग गया तो हमारा प्रमोटर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी आगे जो है ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ना ZYA, ये कुछ नहीं बना पाएंगे अगर यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन लग गया, ठीक है। लैक ऑपरेंट को हम लैक्टोज ऑपरेंट भी बोलते हैं, इसमें ब्रेक डाउन होती है लैक्टोज की, ठीक है। देन लैकोप्रोन, ठीक है, इसका कंप्लीट नाम है लैक्टोज बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम जो है ना, ये 3 एंजाइम, ये क्या करते हैं, ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ने का काम करते हैं। परमेज ये एंट्री करवाता है लैक्टोज की सेल के अंदर, ट्रांस एसिटाइलेज ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन है, अगर प्रेजेंट होगा देन। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ने क्या किया, ब्रेक किया किसके अंदर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, वही बातें जो मैंने अभी बताई हैं, ये एंटर करने में हेल्प करता है लैक्टोज की सेल में। देन कैटाबोलिक पाथवे होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। इंड्यूसिबल ऑपरेंट मतलब ऑफ एंड ऑन होता रहता है ये, ठीक है। इंड्यूसर का मतलब यहाँ पे कौन है, इंड्यूसर लैक्टोज, री इंड्यूसर एलोलैक्टोज, इसके साथ अगर जुड़ जाता है तो ये दोबारा से इंड्यूस हो जाता है। शो, ये दोनों ही शो करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टाइप की रेगुलेशन होती है लैकोप्रोन के अंदर। रेगुलेशन बाय रिप्रेसर प्रोटीन, जब रिप्रेसर प्रोटीन आ जाता है तो नेगेटिव मतलब ऑफ हो जाता है, ठीक है। सेम वही चीजें देखो, ये देखो आई ने इंड्यूसर ने क्या बनाया, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए, देन रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए फर्दर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है वो किसी भी तरह के प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करेंगे इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई इंड्यूसर तो है नहीं, लैक्टोज तो है नहीं, रिप्रेसर आके बाइंड हो गया तो ये नेगेटिव कंट्रोल हो गया। जैसे ही ये, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, इंड्यूसर ने मैसेंजर आरएनए बनाया रिप्रेसर का, रिप्रेसर ने प्रोटीन बना दिया, इस प्रोटीन के साथ आगे कोई इंड्यूसर बाइंड करके जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब कोई इंड्यूसर इसके साथ बाइंड कर गया ना रिप्रेसर प्रोटीन, तो इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो ZY और A, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये फर्दर जो है मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए फर्दर प्रोटीन बनाएगा, जो कि फिर वो प्रोटीन आपको पता है वो किस प्रोसेस से बनता है, ट्रांसलेशन से ही बना है ना, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज, इनके मैंने फंक्शन आपको बताई दिए हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये स्टार्ट हुआ था 1990 के अंदर, कंप्लीट ये 2003 के अंदर कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो क्रोमोसोम फर्स्ट की सीक्वेंस रह गई थी जो कंप्लीट हुई थी 1 मई 2006 के अंदर। स्टडी किए गए थे इसमें 24 क्रोमोसोम की स्टडी हुई थी। ये बहुत ही मेगा, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। और इसमें वेक्टर जो यूज़ किए गए थे, मतलब जिनके बारे में सारा कुछ सीक्वेंस का पता, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कौन से, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस, मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहते हैं, यहीं से एक तरह से इवोल्यूशन माना जाता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और फिर वो इस डाटा को जो है वो वहाँ पे स्टोर कर दिया गया था। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस बेस्ड ऑन द सोनार प्रिंसिपल, ये मेथड कौन से मेथड यूज़ किए गए, EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड का यूज़ किया गया आइडेंटिफाई करने के लिए ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस एज ए आरएनए की तरह जो जीन एक्सप्रेस हो रहे थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने EST का यूज़ किया। देन सीक्वेंस एनोटेशन का यूज़ किया गया, सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ एक्सोन, जिसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आती हैं, ठीक है, इनका यूज़ किया गया।
हम्म, ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन देखेगी, इसमें आपको याद करने वाली चीज़ यही है कि कब ये स्टार्ट हुआ था, कब स्टॉपेज हुआ था, क्या क्या मेथड यूज़ किए गए थे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ फीचर्स जो आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमन जीनोम के साथ कितने जो है वो बेस पेयर लगे होते हैं, ठीक है, 3164.7 बेसिस लगे होते हैं एवरेज जीन के साथ। एवरेज जीन के साथ कितने बेस पेयर होते हैं, 3000 बेसिस। लार्जेस्ट जीन जो है वो डिस्ट्रोफिन जीन होता है, जिसके साथ 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं। एस्टिमेटेड जीन कितने का पता लग गया, 30,000 जीन के बारे में पता लग चुका है अभी तक। फंक्शनल, जिनका फंक्शन अभी तक हमें नहीं पता, लगभग 50% जीन ऐसे हैं जिनका फंक्शन अभी अभी तक हम नहीं जान पाए। कोडिंग पार्ट जो है वो लेस देन 2% है जो कि फंक्शनल है। मोस्ट ऑफ जीन जो है क्रोमोसोम 1 पे पाए जाते हैं, कम जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, कितनी है इनकी संख्या, 231। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म 1.4 मिलियन लोकेशंस पे देखी गई। रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम का बनाती है। तो बस यही कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, जैसे कि कोई ह्यूमन, यहाँ पे लेडी दिखा रखी है, इसकी एक सेल दी, जिसका प्रॉपर इसमें देखा गया कि सेंटर पे अच्छा न्यूक्लियस होता है, सारा कुछ सेल के स्ट्रक्चर आपको पता होगी, है ना। गोल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंटर पे क्या हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डार्क बॉडी जो होती है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। उसमें जो क्रोमोसोम है इसको निकाला गया, फिर क्रोमोसोम मेड अप ऑफ ए डीएनए, ठीक है। देन डीएनए में देखा कि बैकबोन पे और शुगर फॉस्फेट लगे हुए हैं, है ना। फॉस्फेट की शुगर बैकबोन जो है वो डीएनए की बनी हुई होती है। देन नाइट्रोजनस बेसिस को काउंट किया गया और कहाँ पे चेक किया गया, कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर में इन सबकी इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया गया। इस तरह से जो है वो अ, काम हुआ था मेगा प्रोजेक्ट पे। और डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।